बात करने जा रहे हैं कुछ क्वेश्चंस की, जो कि कुछ बच्चों ने हमसे डिस्कस किया हुआ है कि आप सर इस टाइप के क्वेश्चंस कुछ बता दीजिए। तो जो उनकी प्रॉब्लम्स हैं उनको ही हम डिस्कस करने जा रहे हैं, जो बच्चों ने हमसे पूछी हुई हैं। तो उसमें से पहला क्वेश्चन ये है कि इफ एक्स आई बिलोंग्स टू 0 to 1 एंड आई इज इक्वल टू 1 2 3 अप टू 220 तक है, एंड मैक्सिमम ऑफ इन रूट ऑफ साइन इनवर्स x1 इन रूट ऑफ cos इनवर्स x2 प्लस इन रूट ऑफ साइन इनवर्स x2 इन रूट ऑफ cos इनवर्स x2 प्लस अप टू वैल्यू है यहाँ पे प्लस इन रूट ऑफ साइन इनवर्स x 20 दिया हुआ है इन रूट ऑफ cos इनवर्स x1 इज द फॉर्म ऑफ ABC into पाई, देन A माइनस B माइनस C इज इक्वल टू क्या होगा। ठीक है, हमें ये समझना है कि जो वैल्यू दी गई है वो एक्चुअल में इसकी वैल्यू है, वो वैल्यू क्या है ABC इंटू पाई दी गई है। तो जब तक हमारे पास इसकी वैल्यू नहीं मिलेगी, इसकी वैल्यू क्या निकलनी चाहिए, मैक्सिमम वैल्यू आनी चाहिए। अब देखिए मैक्सिमम वैल्यू का मतलब क्या है, मतलब हमें क्या करना है, इनइक्वालिटी यूज करनी है। अब इनइक्वालिटी का जब भी केस आपको समझ में आता है तो आपको ये मालूम है कि मैक्सिमम कहा गया है, तो आइदर आपके दिमाग में आता है कि आप डिफरेंशिएशन करेंगे, लेकिन आपको ये भी दिखता है कि भैया इनवर्स लगा हुआ है तो डिफरेंशिएशन तो नहीं होगा। ठीक है, तो अब ये समझना है कि इनइक्वालिटी कहाँ यूज होती है, तो इनइक्वालिटी यूज होती है AM एंड GM में। ठीक है, तो हम लोग कोशिश ये करते हैं कि AM और GM को यूज करके इस क्वेश्चन को सॉल्व करते हैं। ठीक है, चलिए देखते हैं। AM GM का कॉन्सेप्ट ये था कि AM of a two number is always greater than in root of GM, सॉरी। ठीक है, मतलब A प्लस B बाई 2 की जो वैल्यू होती है वो ग्रेटर इक्वल टू होती है इन रूट ऑफ AB। ये आप सभी लोगों को पता है। ठीक है, तो हमारे पास जो टर्म्स हैं उन टर्म्स के बारे में बात करते हैं। तो अच्छा हम लोग बात कर लेते हैं कि हमें रूट चाहिए बेटा, ध्यान रखिएगा रूट चाहिए। ठीक है, तो रूट कब मिलेगा मुझे, समझे, इन रूट ऑफ साइन इनवर्स x1 है इंटू में cos इनवर्स x2 है, ये रूट दिया गया है। मतलब सीधा सा है कि ये वैल्यू ग्रेटर इक्वल टू होगी, ग्रेटर इक्वल टू किसकी होगी, अगर रूट लगा हुआ है। समझिएगा, हम इसको ऐसा कुछ लिख सकते हैं क्या, इन रूट ऑफ साइन इनवर्स x प्लस इन रूट ऑफ cos इनवर्स x2 डिवाइड बाई 2 A B। ठीक है, A प्लस B बाई 2 ग्रेटर इक्वल टू इन रूट ऑफ AB। ध्यान रखिएगा ये AB नहीं है, ये स्क्वायर लगा हुआ है। क्या लगा हुआ है, स्क्वायर। इसका मतलब मुझे क्या करना चाहिए, स्क्वायर लेना चाहिए। बात समझ में आ रही है, क्योंकि अब ये A की वैल्यू क्या है, साइन इनवर्स x है और cos इनवर्स x2 है, और वही तो है रूट A इंटू B। बात समझ में आ रही है। इसका मतलब ये है कि हमारे पास जो वैल्यू दी गई वो एक्चुअल में साइन इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स x2 बाई 2 दिया गया है, विच इज ग्रेटर इक्वल टू इन रूट ऑफ साइन इनवर्स x1 एंड cos इनवर्स x2 दिया गया है। देख लीजिएगा, A प्लस B बाई 2 ग्रेटर इक्वल टू इन रूट ऑफ A इंटू B। बात समझ में आ रही, मतलब ये फॉर्मेट आपको मिल जा रही है, ये फॉर्मेट आपको मिल जा रही है। इसका मतलब ये है कि जो सारे के सारे केसेज हैं कि अगर मान लीजिए हमने किया इन रूट ऑफ साइन इनवर्स x2 प्लस सॉरी इन रूट ऑफ cos इनवर्स x3 रहिए x3, ठीक है ना, x3 दे दिया जाए तो ये वैल्यू क्या होगी, विच इज लेस इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ x2 प्लस cos इनवर्स ऑफ x3 डिवाइड बाई 2 हो जाना चाहिए। बात समझ में आ रही। सिमिलरली अगर बात करें इन रूट ऑफ साइन इनवर्स x 20 और इन रूट ऑफ cos इनवर्स x1 विच इज लेस इक्वल टू होगा साइन इनवर्स ऑफ x 20 और प्लस cos इनवर्स ऑफ x1 बाई 2। ठीक है, अब देखिएगा जो हमें रिजल्ट चाहिए था वो सभी में क्या करना है, आपको सभी को ऐड करना है। तो हम लोग ऐड कर लेते हैं। तो देखिए ऐड करते हैं, साइन इनवर्स x1 हो गया, cos इनवर्स x2 हो गया इन रूट, ठीक है, प्लस इन रूट ऑफ
साइन इनवर्स x2 हो गया, कॉज इनवर्स x3 आ गया, प्लस अप टू इन रूट ऑफ साइन इनवर्स x20 आ गया इन रूट ऑफ कॉज इनवर्स x1। इन सबकी वैल्यू अगर देखी जाए तो सभी वैल्यू को ऐड करना है। चलिए, तो साइन इनवर्स x1 आ गया, प्लस का कॉज इनवर्स x2 आ जाएगा, प्लस साइन इनवर्स x2 प्लस कॉज इनवर्स x3 प्लस अप टू साइन इनवर्स x20 और प्लस कॉज इनवर्स x1 और कंप्लीट डिवाइड बाय क्या बेटा 1/2 कर देते हैं। ठीक है, अब समझिएगा, साइन इनवर्स x1 प्लस कॉज इनवर्स x1 ये वैल्यू क्या होगी π/2। ऐसे कॉज इनवर्स x2 होगा, इससे पहले क्या होगा कॉज इनवर्स x2 आया होगा, तो इसकी वैल्यू भी क्या होगी π/2। मतलब सीधा सा है कि अगर इन सबकी वैल्यू π/2 है तो ग्रुप कितने बनेंगे, ग्रुप इसका हाफ बनेगा, 20 है तो ग्रुप कितने बनेंगे, हाफ बनेंगे। इसका मतलब ये हो गया हाफ हो गया ये, और कितने टाइम्स π/2, 10 इंटू π/2 बनेगा। बात समझ में आ रही है? इसकी वैल्यू जो है π/2 हो गया, और ये टर्म्स कहां तक जाना है 20 तक, सॉरी 20 तक जाना है, तो कितने ग्रुप बनेंगे 20 ग्रुप बनेंगे, सॉरी कितने ग्रुप बनेंगे 20 ये ग्रुप बनेंगे। ओके, अब इसको कैलकुलेट कर लीजिए, तो ये कैलकुलेशन देखिए तो 505 पाई आ जाएगा। कैलकुलेट कीजिए कितना आएगा 505 पाई आ जाएगा। अब हमारे पास जो आंसर आ रहा था वो एक्चुअल में ABC पाई आ रहा था, इसका मतलब है A 5 था, B 0 था और C की वैल्यू भी 5 थी। ठीक है, अब सिंपल हमारा आंसर क्या हो गया बेटा, A माइनस B माइनस C की वैल्यू देखी जाए तो 5 माइनस 0 माइनस 5 इज इक्वल टू 0, तो ये हमारा रिजल्ट आ जाएगा। समझ में आया? तो जब भी मैक्सिमम मिनिमम इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में बात आती है तो हमेशा इनइक्वालिटी के क्वेश्चंस में AM और GM का ही यूज होता है मैक्सिमम टाइम। मैक्सिमम टाइम किसका यूज होता है, AM और GM का। तो आई होप आपको बात समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलिए अब कुछ और क्वेश्चंस का देखेंगे हम लोग। बात करें नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन है द पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन ऑफ द इक्वेशन tan इनवर्स x प्लस का cos इनवर्स y अपॉन √1 प्लस y स्क्वायर दिया गया इज इक्वल टू sin इनवर्स 3/√10 दिया गया। ठीक है, अब देखिएगा ध्यान से कि यहाँ पे x है और y की सिंगल इक्वेशन दी गई है, x भी है y भी इंक्लूड है, तो इसका मतलब है कि हम कैलकुलेट करेंगे तो x एंड y के बीच का रिलेशन आ जाएगा, x y के बीच का रिलेशन आ जाएगा। अब अगर वो रिलेशन आ जाता है तो हमें आंसर जो निकालना है वो पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन निकालना है, पॉजिटिव इंटीग्रल सॉल्यूशन। ठीक है, तो इसके बारे में हम बात करेंगे। ठीक है, तो जो क्वेश्चन दिया गया वो है tan इनवर्स x प्लस, अब सिंपल सी बात है बेटा कि ये cos इनवर्स में है, cos इनवर्स में है, तो पहले इसको हम सिंप्लीफाई करते हैं। तो हमें ये लगता है कि y की जगह अगर सपोज कीजिए आपने cot थीटा पुट किया, cot थीटा पुट किया, ये होगा cos इनवर्स ऑफ cot थीटा डिवाइड बाय इन रूट ऑफ 1 प्लस cot स्क्वायर थीटा हो जाएगा। मीन्स हो गया cot इनवर्स cot थीटा हो गया, नीचे कितना हो जाएगा बेटा 1 प्लस cot स्क्वायर मतलब cosec स्क्वायर cosec थीटा हो गया। ठीक है, ये cos बाय साइन 1 बाय साइन कट जाएगा और ये cos थीटा आ जाएगा, सॉरी cos है बाहर और ये cos थीटा हो जाएगा। इसका मतलब जो वैल्यू आएगी वो थीटा आएगी, और थीटा क्या है, थीटा है cot इनवर्स y। थीटा क्या है, cot इनवर्स y है। मीन्स हमने tan इनवर्स x लिखा, cot इनवर्स y लिखा इज इक्वल, अब sin इनवर्स के बारे में बात कर लेते हैं। तो sin को भी अगर हम देखें 3 है √10 है, तो हमें ये देखना पड़ेगा, तो ये 1 आ जाएगा। इसको भी हम 10 के फॉर्म में चेंज कर रहे हैं, ये हो गया tan इनवर्स 3 हो। ठीक है, अब हमारे पास है tan इनवर्स x। ठीक है, या हम कर सकते हैं ऐसा कुछ, cot इनवर्स है, इसे लिख लेते हैं tan इनवर्स 1/y लिख लेते हैं, 1/y लिख लिया। यहाँ पे आके tan इनवर्स 3 माइनस का tan इनवर्स x लिख लिया। ओके, ना वैल्यू क्या है बेटा tan इनवर्स 3 माइनस x अपॉन 1 प्लस 3 इंटू x आ गया।
ये वैल्यू आ जाएंगी, और ये वैल्यू आ गई tan इनवर्स 1/y। मतलब y की अगर वैल्यू आप देख रहे हैं, y की वैल्यू अगर आप देख रहे हैं, ये वैल्यू आ गई 1 प्लस का 3x/3 माइनस x, ये y है। मतलब y की जो वैल्यू होगी वो x के फॉर्म में आ गई। y किस फॉर्म में आ गया? x के फॉर्म में आ गया। अब हमें ये समझना है कि पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन के बारे में बात की गई है। किसके बारे में बात की गई? पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन। तो x क्या हो सकता है? x 0 से आप स्टार्ट करना चाहते हैं तो 0 से स्टार्ट कर लीजिए। तो पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन का मतलब क्या है? आप 0 से स्टार्ट तो कर नहीं सकते क्योंकि वो नॉन पॉजिटिव टाइप में हो जाता है। तो हम लोग क्या कर सकते हैं? x के को 0 भी अगर मान देते हैं, सिंपल सा, अगर आप 0 से स्टार्ट करते हैं तो ये 0 हो गया, x 0 हो गया, 1/3 आ गया। तो y की वैल्यू इंटीजर तो आई नहीं, तो x की वैल्यू के लिए y इंटीजर नहीं है, ठीक है। सिंपल x के लिए 1 पुट कर लीजिए। x का हमने 1 पुट कर दिया तो y की वैल्यू कितनी आ गई? ऊपर कितना आया? 1 पुट किया तो 4, नीचे 2, 4/2 2 आ गया। x 2 पुट कर लीजिए, ठीक है। अगर x हमने 2 पुट कर दिया तो ऊपर आ गया 7, नीचे आ गया 1, मतलब y आ गया 7। ओके, जैसे ही आपने x की वैल्यू को 3 पुट किया तो 3 हो नहीं सकता है, 3 की एग्जिस्टेंस होगी नहीं, और x की वैल्यू ग्रेटर देन 3 के लिए ये कैलकुलेटर नहीं होगा। जैसे 3 से बड़ा होगा y की वैल्यू कैसी होगी? फॉर x ग्रेटर देन 3 y लेस देन 0। तो ये केस भी पॉसिबल नहीं है क्योंकि y भी कैसा होना चाहिए? पॉजिटिव इंटीग्रल होना चाहिए। तो x भी पॉजिटिव चाहिए, y भी पॉजिटिव चाहिए। इसका मतलब क्या? आपके पास सोल्यूशन क्या है? सोल्यूशन है आपके पास 1, 2 एंड 2, 7। तो देयर आर 2 पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन। कितने इंटीग्रल सोल्यूशन है? 2 पॉजिटिव इंटीग्रल सोल्यूशन है, ठीक है। बात समझ में आ रही है? तो सिंपल सी बात है कि यहाँ पे आपके पास x एंड y की एक इक्वेशन तो आनी है, और जब तक आप एजम्पशंस नहीं करेंगे तब तक आप वैल्यू को निकाल नहीं सकते, क्योंकि सिंगल इक्वेशन कैसे हैंडल करेंगे, ठीक है। चलिए, तो आप इसे कंप्लीट कर दीजिए। हाँ बेटा, बात करने के जा रहे हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, एंड विच इज डिपेंडेंट ऑन अ पैसेज बेस्ड क्वेश्चन। तो हमें इस क्वेश्चन को थोड़ा सा कैलकुलेटेड होगा, तो थोड़ा सा टाइम तो लगता ही है। तो फॉर एक्स वाई जेड बिलोंग्स टू दियर, क्वेश्चन दिया गया साइन इनवर्स एक्स प्लस की कॉस इनवर्स वाई प्लस सेक इनवर्स जेड। ध्यान रखिएगा यहाँ पे एक्स वाई जेड तीनों ही कंडीशंस यूज की गई हैं, विच इज ग्रेटर इक्वल टू टी स्क्वायर माइनस रूट 2 पाई टी प्लस 3 पाई, ठीक है। मतलब एक साइड में तो आपको इनवर्स ट्रिग्नोमेट्रिकल फंक्शन दिया गया है, एंड सेकंड साइड में क्या दिया गया है? एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दी गई है, ठीक है। और देन वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है, द वैल्यू ऑफ एक्स वाई जेड एंड द प्रिंसिपल वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स ऑफ कॉस 5t स्क्वायर। मतलब आपको एक्स वाई जेड की वैल्यू भी निकालनी है, आपको टी की वैल्यू भी निकालनी है, एंड देन द वैल्यू ऑफ कॉस इनवर्स मिनिमम ऑफ एक्स वाई जेड। तो ये वैल्यू तो आप सिंपल निकाल नहीं सकते, क्योंकि अगर आपको एक्स वाई जेड मालूम हो चुका है तो आप इसकी वैल्यू तो इजीली निकाल दोगे। तो अब मुद्दा ये आता है कि हमें क्वेश्चन को सॉल्व करना है, तो कैसे सॉल्व करना है? तो सिंपल सी बात है बेटा कि राइट हैंड साइड जो दिया गया वो एक्चुअली में क्वाड्रेटिक दिया गया है। राइट हैंड साइड में क्या दिया है? क्वाड्रेटिक, दैट इज अ टी स्क्वायर माइनस रूट 2 टाइम्स पाई टी और प्लस 3 पाई दिया गया है, ठीक है। एंड दिस वैल्यू इज ऑलवेज बी लेस इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स y प्लस सेक इनवर्स z, ठीक है। मतलब ये जो वैल्यू है इससे लेस है, तो हम एक काम करते हैं, इसकी एक मिनिमम वैल्यू चेक कर लेते हैं कि इसकी मिनिमम वैल्यू किस वैल्यू से लेस है, ठीक है। जिससे कि हमें एक आइडिया मिल जाएगा कि भैया एक्स वाई जेड क्या होने चाहिए। ओके, तो चलिए हम लोग इसको सॉल्व करते हैं। तो हमारे पास जो वैल्यू आएगी एक्चुअल में आएगी टी स्क्वायर का क्वाड्रेटिक चेंज करना है होल स्क्वायर का फॉर्म में, टी स्क्वायर से टी आ गया माइनस, यहां से देखते हो टी के कोएफिशिएंट का हाफ होता है बेटा, तो इसका हाफ करेंगे तो ये वैल्यू आएगी रूट पाई बाई 2, ठीक है। और ये आएगा स्क्वायर। बात समझ में आ रही होगी? इसका टी और इस वैल्यू का हाफ ले लिया है, हाफ लेंगे तो डिवाइड बाई 2 होगा, तो रूट 2 से कैंसिल, और माइनस का इसका स्क्वायर माइनस करते हो तो पाई स्क्वायर पाई बाई 2 आ जाएगा और प्लस 3 पाई आ जाएगा, विच इज लेस इक्वल टू साइन इनवर्स एक्स प्लस का कॉस इनवर्स वाई
और प्लस सेक इनवर्स जेड आ गया। ओके, मीन्स जो वैल्यू आने वाली टी माइनस का इन रूट ऑफ पाई बाई 2 आ गया, स्क्वायर हो गया, और ये प्लस का आ गया 5 पाई बाई 2 विच इज लेस इक्वल टू साइन इनवर्स ऑफ एक्स प्लस कॉस इनवर्स ऑफ वाई प्लस का सेक इनवर्स ऑफ जेड, ये वैल्यू है। ठीक है, अब हमें ये समझना पड़ेगा कि इसकी जो मिनिमम वैल्यू है, लेफ्ट हैंड साइड की जो मिनिमम वैल्यू है, वो मिनिमम क्या आएगा, मिनिमम एट t इज इक्वल टू रूट पाई बाई 2, वैल्यू जो आएगी वो 5 पाई बाई 2 आएगी। ये इसकी मिनिमम वैल्यू है, क्योंकि ये वैल्यू मिनिमम कितनी होगी, 0 होगी, क्योंकि स्क्वायर है ना, तो मिनिमम कितना होगा, 0 होगा। तो मतलब इसकी मिनिमम वैल्यू कितनी, 5 पाई बाई 2 आ गई, 5 पाई बाई 2। अच्छा, अब ये 5 पाई बाई 2 इस वैल्यू से छोटा होना चाहिए, इस वैल्यू से छोटा होना चाहिए। तो अब देखते हैं छोटा कैसे। इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या हो सकती है, समझते थोड़ा सा। साइन इनवर्स एक्स की मैक्सिमम वैल्यू पाई बाई 2 हो सकती है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम पाई हो सकती है, और इसकी भी मैक्सिमम वैल्यू पाई हो सकती है। ठीक है, मतलब जो राइट हैंड साइड है जिसकी मैक्सिमम वैल्यू आपको जो दिख रही है दैट इज 5 पाई बाई 2, तो इसकी जो मैक्सिमम वैल्यू वो एक्चुअली 5 पाई बाई 2 है, और इसकी मिनिमम वैल्यू 5 पाई बाई 2 है। मतलब लेफ्ट हैंड साइड की जो वैल्यू होगी वो 5 पाई बाई 2 से बड़ी हो सकती है। ठीक है, जबकि राइट हैंड साइड की जो वैल्यू है वो 5 पाई बाई 2 पे फिक्स हो गई, इससे बड़ी हो ही नहीं सकती है। ठीक है, मतलब सीधा सा है कि दोनों ही कंडीशन तभी अप्लाई होंगी जबकि दोनों इक्वल होंगी, क्योंकि इसकी मैक्सिमम 5 पाई बाई 2 है और इसकी मिनिमम 5 पाई बाई 2। ठीक है, तो दोनों एक दूसरे को कहां पे इक्वल करेंगे, दोनों इक्वल कब करेंगे, जब 5 पाई बाई 2 इसकी लोएस्ट वैल्यू होगी और इक्वल टू होगा इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 पाई बाई 2। इतनी बात समझ में आ रही है। तो ये 5 पाई बाई 2 कब आ रहा है, जबकि आपके पास ये वैल्यूज हैं। तो सिंपल सा है बेटा, ये वैल्यू x है, ये y और ये z है, ये x y और z। ठीक है, क्योंकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू समझिएगा, इसकी मैक्सिमम वैल्यू 5 पाई बाई 2 है और इसकी मिनिमम 5 पाई बाई 2 है। ठीक है, मतलब ये पाई बाई 2 से नीचे आएगा, ठीक है, और ये 5 पाई बाई 2 से ऊपर जाएगा। ठीक है, और ये 5 पाई बाई 2 से अगर ऊपर जा रहा है तो मतलब दोनों इक्वली तो हो सकते हैं, अदरवाइज ये 5 पाई बाई 2 से ऊपर हो जाएगा, ये 5 पाई बाई 2 से नीचे होगा, दोनों की इक्वलिटी तो होगी नहीं। तो केवल एक कंडीशन बनती है जहां पे इन दोनों की वैल्यू इक्वलिटी पे आती है। अब ये दोनों इक्वल हो गए, इक्वल कब हुए, जब एक्स वाई जेड की वैल्यू क्या है, पाई बाई 2, पाई और पाई। ये वैल्यू इक्वल कब है, जब t की वैल्यू दिस वन है। मतलब सारा का सारा कंडीशन जो थी वो हमने इसी स्टेप में निकाल ली। ठीक है, अब ये कंडीशन से अगर पता है तो अब देखिए सिंपल सा बेटा, x प्लस वाई प्लस जेड क्या होगा, x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू क्या होगी। तो सिंपल समझिएगा, अब साइन इनवर्स x की वैल्यू पाई बाई 2, इसकी वैल्यू पाई बाई 2, x की वैल्यू कितनी आ गई, x आ गया 1, कॉज इनवर्स x की वैल्यू होगी पाई, x की वैल्यू होगी -1, सॉरी y है बेटा यहाँ पे, y की वैल्यू क्या आ गई -1। अच्छा, सेक इनवर्स z जो है, सेक इनवर्स z की वैल्यू भी पाई है, सेक इनवर्स z की वैल्यू भी पाई है, तो z की वैल्यू क्या होगी, सेक पाई, और सेक पाई की वैल्यू भी -1 होती है। ठीक है, तो अब ये जब वैल्यूज पता है हमें, तो x प्लस वाई प्लस जेड की वैल्यू कितनी आएगी बेटा, सिंपल -1। ठीक है, देन अब बात आती है कि मिनिमम एट t इक्वल टू दिस रूट पाई बाई 2 है। तो अगर हम बात करें 5t स्क्वायर की, तो सेकंड जो दिया गया कॉज इनवर्स ऑफ कॉज 5t स्क्वायर, t स्क्वायर मतलब पाई बाई 2, क्या होगा t स्क्वायर पाई बाई 2, और कॉज ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2 या पाई बाई 2 का मल्टीपल हो, तो पाई बाई 2 के ऑड मल्टीपल में क्या वैल्यू आएगी, सोचिए, ऑड मल्टीपल ऑफ पाई बाई 2, इसकी वैल्यू 0 होनी चाहिए। तो कॉज इनवर्स ऑफ ये 0 आ गया, और कॉज इनवर्स 0 की वैल्यू क्या आती है, 1 आती है। तो इसका मतलब ये है, सॉरी, कॉज इनवर्स 0 कब आता है, जब इसकी वैल्यू पाई बाई 2 होती है। कॉज इनवर्स 0 कब आता है, जब इसकी वैल्यू पाई बाई 2 होती है। इसका आंसर क्या आना चाहिए, इसका आंसर पाई बाई 2 आ जाना चाहिए। ठीक है, अब तीसरी बात पूछिए, द वैल्यू ऑफ कॉज इनवर्स ऑफ मिनिमम ऑफ एक्स वाई जेड, एक्स वाई जेड का मिनिमम। अब एक्स वाई जेड का मिनिमम क्या था,
-1, -1 मिनिमम है। तो अगर मिनिमम -1 है तो कॉज इनवर्स ऑफ क्या आ गया, कॉज इनवर्स ऑफ -1 आ गया, कॉज इनवर्स ऑफ -1। अब -1 की वैल्यू क्या होती है, पाई होती है, सिंपल। कॉज इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू क्या होती है, पाई होती है। इसका आंसर क्या आएगा, पाई आ जाएगा। ठीक है, तो बहुत सारे जब वेरिएबल्स होते हैं ना तो क्वेश्चन उतना ही आसान हो जाता है, बस आपकी प्लानिंग सही होनी चाहिए। तो अब यहाँ पे जो प्लान हम लोगों ने किया था, एक क्वाड्रेटिक की एक मिनिमम वैल्यू निकाल के देख ली, और यहाँ पे हमने क्या कर लिया कि भैया ये मिनिमम इतना है, और जबकि इसकी मैक्सिमम वैल्यू क्या थी 5π/2, तो दोनों को बैलेंस किया और क्वेश्चन का सोल्यूशन हो गया। ठीक है, तो कंप्लीट कर दिया, कर दीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना, तो ये नेक्स्ट क्वेश्चन जो है, इफ इन ब्रैकेट साइन इनवर्स कॉज इनवर्स साइन इनवर्स tan इनवर्स x इज इक्वल टू 1 दिया गया है, वेयर ब्रैकेट जो दिया गया है वो GIF है। GIF मतलब क्या है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है, देन x बिलोंग्स टू। तो हमें क्या करना है कि x की वैल्यू निकालनी है कि x की वैल्यू कहाँ बिलोंग करेगी, तो ये ऑप्शंस दिए गए हैं। ध्यान रखिएगा, ब्रैकेट का मतलब क्या है, GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन। अब हमें ये समझना है कि ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन में ये जो वैल्यू होगी 1 कब आएगी, तो हमारे पास जो फंक्शन एक्चुअल में दिया गया वो एक्चुअल में फंक्शन है साइन इनवर्स ऑफ कॉज इनवर्स दिया गया है, साइन इनवर्स है, देन tan इनवर्स ऑफ x दिया गया है, इस टाइप से। तो कुछ इस टाइप से बेटा, और इसकी जो वैल्यू है वो 1 आ रही है, क्या रही, इस ब्रैकेट की वैल्यू क्या रही, 1 आ रही है। तो अगर ये 1 आ रही है तो ऑब्वियस सी बात है कि वैल्यू 1 के इक्वल हो रही होगी या तो 1 से बड़ी होगी। ठीक है, लेकिन हमें यह भी समझना है कि जो साइन इनवर्स होता है, साइन इनवर्स की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो साइन इनवर्स की मैक्सिमम वैल्यू π/2 होती है। मतलब साइन इनवर्स की जो वैल्यू होगी वो 1 से लेके π/2 के बीच में होगी, तभी तो इसकी वैल्यू 1 आ रही होगी। ठीक है, क्योंकि साइन इनवर्स का कंपोनेंट है ये बात समझ में आ रही है कि साइन इनवर्स का है। तो अब बात करते हैं कि साइन इनवर्स से साइन को रिमूव कर दें, साइन को मूव कर दें। तो साइन यहाँ पे क्या, तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ गई, साइन 1 आ गया, और यहाँ पे आ गया कॉज इनवर्स ऑफ साइन इनवर्स एंड tan इनवर्स ऑफ x दिया गया है। ठीक है, और ये जो वैल्यू है, ये साइन अगर इधर जाएगा तो ये वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी, क्योंकि साइन π/2 हो जाएगा। यहाँ तक की बात आ गई। ओके, अब बात आती है कि भैया अब कॉज है, कॉज को मूव कराना है, तो कॉज इज अ डिक्रीजिंग फंक्शन। कॉज क्या होता है, कॉज इनवर्स ऑफ x इज डिक्रीजिंग, और डिक्रीजिंग में इनइक्वलिटी साइन चेंज होती है। अब चेंज कैसे, कि अगर कॉज इनवर्स ऑफ x1 लेस देन कॉज इनवर्स ऑफ x2 है, इसका मतलब x1 ग्रेटर देन x2 होता है। ये चीज आपको बता रखी है पहले भी। तो जैसे ही कॉज को इलिमिनेट किया तो आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि कॉज इलिमिनेट होते ही साइन इनवर्स ऑफ tan इनवर्स x हो जाएगा। ठीक है, कॉज 1 यहाँ जाएगा, लेकिन वो कहाँ जाएगा, कॉज 1 यहाँ आ जाएगा, और इसको अगर हमने इधर भेजा तो बन जाएगी कॉज ऑफ साइन 1, कॉज ऑफ साइन 1 आ जाएगी। ठीक है, ध्यान से देखिएगा, कॉज भेजा है, इनइक्वलिटी साइन चेंज हो गया। ठीक है, अब साइन के लिए कोई दिक्कत होती नहीं, क्योंकि साइन एक इंक्रीजिंग फंक्शन है, तो साइन को मूव करा दीजिए, यहाँ पे साइन आ जाएगा, साइन के लिए कॉज 1 हो गया, और यहाँ पे आ गया tan इनवर्स ऑफ x हो गया, और यहाँ पे आएगा साइन ऑफ कॉज ऑफ साइन 1। ठीक है, अब फिर से 10 को मूव करा लीजिएगा, तो tan ऑफ साइन ऑफ कॉज 1, और यहाँ पे आएगा x, और यहाँ पे आएगा tan ऑफ साइन ऑफ कॉज ऑफ साइन 1, इस टाइप से। ठीक है, तो ध्यान से समझिएगा कि केवल यहाँ पे एक फंक्शन ऐसा था जो कि कॉज इनवर्स था, जिससे कि साइन में चेंजेस आए थे। कॉज इनवर्स के केस में साइन में चेंजेस आए थे, अदरवाइज साइन tan ये सभी के सभी इंक्रीजिंग फंक्शन होते हैं, तो इनइक्वालिटी का साइन चेंज नहीं होता है। ठीक है, तो आपको ये आंसर मिल जाना चाहिए। तो tan ऑफ साइन कॉज 1, tan ऑफ साइन कॉज 1 यहाँ पे है, और tan साइन कॉज साइन 1, तो मतलब हमारे पास फर्स्ट ऑप्शन आ जाना चाहिए इसका आंसर। ठीक है, कुछ समझ में आ गया होगा। ओके, नेक्स्ट देखा, नेक्स्ट देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं ना।
द वैल्यू ऑफ x फॉर विच इन ब्रैकेट साइन इनवर्स ऑफ x प्लस का कॉज इनवर्स ऑफ x, ब्रैकेट है यहाँ पर और इस चीज को मेंशन करना जरूरी है कि ब्रैकेट जो है वो एक्चुअल में GIF है, ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन है जिसके लिए वैल्यू का होना चाहिए, रिजल्ट 0 होना चाहिए। तो हमें ये समझना पड़ेगा कि भाई जो ब्रैकेट ऑफ साइन इनवर्स x है इसकी जो वैल्यू है साइन इनवर्स x, इसकी जो वैल्यू है वो 1 से छोटी होनी चाहिए और 0 तक होनी चाहिए। बात समझ में आ रही होगी। और cos इनवर्स ऑफ x की वैल्यू भी 1 से लेकर के 0 के बीच में होनी चाहिए। ये बात भी समझ में आ रही होगी, क्योंकि अगर इसका ब्रैकेट लगाएंगे तो ब्रैकेट ऑलरेडी क्या हो जाएगा, ये 0 हो जाएगा और इसका भी ब्रैकेट क्या हो जाएगा, 0 हो जाएगा। ठीक है, और इन दोनों का सम करेंगे तो रिजल्ट क्या आ जाना चाहिए, 0 हो जाना चाहिए। तो अगर देखा जाए तो x की वैल्यू अगर हम देख रहे हैं यहाँ पे तो साइन को यहाँ भेजा तो साइन 0 हो गया और यहाँ अगर भेजा तो साइन 1 आ गया। सिंपल। यहाँ अगर देखते हैं x की तो क्या होगी बेटा, इसको हम इधर लेके आएंगे तो cos 1 हो जाएगी और ये वैल्यू cos 0 हो जाएगी और cos 0 की वैल्यू π/2 होनी चाहिए। cos 0 क्या होता है, सॉरी cos 0 की वैल्यू 1 होनी चाहिए। cos 0 की वैल्यू क्या आ जाएगी, 1 आ जाएगी। तो x की वैल्यू जो है 0 से sin 1 के बीच में है और x की वैल्यू यहाँ पे भी क्या है, cos 1 से 1 के बीच में है। तो हमारे पास क्या आना चाहिए, कॉमन फैक्टर आना चाहिए। तो कॉमन देखते हैं, x की जो वैल्यू है 0 से लेकर के sin 1, ठीक है। अब cos 1 से लेकर 1 तक अब सोचना पड़ेगा कि cos 1 क्या होगा। तो हमें ये समझना है सिंपल सा केस कि भाई अगर हम लोग साइन की वैल्यू लिखते हैं तो 0 से लेकर π/2 का केस ये होता है। अगर 1 देखेंगे तो आपके पास 1 कहीं यहाँ आएगा 1, ठीक है। और cos का केस अगर देखते हैं तो cos का केस कुछ ऐसा आता है, ये π/4 मान लीजिए। तो यहाँ पे अगर देखेंगे तो ये cos 1 होगा और यहाँ पे क्या होगा, sin 1 होगा। मतलब cos 1 की वैल्यू जो होती है वो sin 1 से छोटी होती है। तो cos 1 यहाँ कहीं होगा, cos 1 से लेकर के 1 तक, ठीक है। मतलब फर्स्ट केस ये है और सेकंड केस आपके पास ये आ रहा है। तो कॉमन क्या दिख रहा है आपको, ये कॉमन दिख रहा है, ठीक है। तो सिंपल सा केस ये बेटा कि हमारे पास जो रिजल्ट है वो cos 1 से लेकर के कहाँ तक बेटा, sin 1 तक, ठीक है। तो ये x की वैल्यू होगी जिसके लिए सेटिस्फाई कर रहा होगा। ओके, बात समझ में आ गई होगी। तो इस टाइप से कुछ छोटी छोटी चीजें आपको ध्यान रखनी है कि भाई cos 1 sin 1 में बड़ा कौन है, cos 2 sin 2 में बड़ा कौन है, क्योंकि इन सबके रिजल्ट्स तो हमें पता नहीं है। तो ग्राफ से ही इन सब की वैल्यूज हमें फाइंड आउट करनी पड़ती है, ठीक है। इजी हो गया। नेक्स्ट देखें कुछ क्वेश्चन। चलिए बात करते हैं हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन इंटीजर टाइप का क्वेश्चन है। तो देखते हैं क्वेश्चन कैसे करना है। इफ a sin इनवर्स माइनस b cos इनवर्स x इज इक्वल टू c दिया गया है, सच दैट द वैल्यू ऑफ a sin इनवर्स x प्लस का b cos इनवर्स x इज इक्वल टू m टाइम्स पाई ab प्लस c a माइनस b अपॉन a प्लस b है। m बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर है। देन द वैल्यू ऑफ m स्क्वायर प्लस m प्लस 2 इज इक्वल टू, ठीक है। मतलब टारगेट अपना क्या है बेटा, m की वैल्यू निकालनी है। और m की वैल्यू किस पे डिपेंड कर रही है, वो डिपेंड कर रही है a sin इनवर्स x प्लस का b cos इनवर्स x पे डिपेंड कर रही है। इसकी वैल्यू इस पे डिपेंड कर रही है। अब समझना ये है कि ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किसके फॉर्म में आ रही है, वो वैल्यू ये आ रही है। अब ये वैल्यू कैसे निकाल सकते हैं, तो ये वैल्यू निकालने के लिए हमारे पास एक ही कंडीशन दे रखी है, दिस, ठीक है। ये तो दिया हुआ है, इसका मतलब ये दिया हुआ है कि हमारे पास a sin इनवर्स x माइनस b cos इनवर्स x इज इक्वल टू दिया गया c। इसका मतलब ये है कि अगर हम देखें तो a sin इनवर्स x की वैल्यू दी गई है c प्लस b cos इनवर्स x दी गई है। ये तो दी गई है, a sin इनवर्स x की वैल्यू क्या दी गई है, c प्लस b cos इनवर्स x दी गई है। अब हमें ये समझना है कि भाई ये जो वैल्यू है ये वैल्यू माइनस में कैसे हो सकती है, क्योंकि हमें ये समझना है कि वैल्यू जो है सॉरी माइनस में तो है, प्लस के फॉर्म में कैसे आ सकती है, a sin इनवर्स x प्लस का b cos इनवर्स x कैसे आ सकती है। तो हम कुछ कोशिश करते हुए देखते हैं कि ये जो वैल्यू है हमारे पास वो है एक्चुअल में a sin इनवर्स x है माइनस b। इसको हम लोग कुछ ऐसा कर सकते हैं क्या, क्योंकि a sin इनवर्स x तो हमने निकाल दिया है। अब हमें निकालना क्या, b cos इनवर्स x निकालना है, ठीक है।
तो समझते हैं और इस केस को थोड़ा सा चेंज करते हैं बेटा हम लोग, थोड़ा सा चेंज करते हैं, क्योंकि a sin इनवर्स x की वजह cos इनवर्स के फॉर्म में अगर निकालेंगे तो कोई फायदा तो मिलेगा नहीं हमें। तो a sin इनवर्स x है माइनस का b, इसे हमने लिख लिया बेटा पाई बाई 2 माइनस का sin इनवर्स x लिख लिया, कोई दिक्कत तो है नहीं भाई। cos इनवर्स x की वजह पाई बाई 2 माइनस sin इनवर्स x हो सकती है, ये तो हो ही सकती है। अब अगर हम देखें यहाँ पर तो ध्यान से देखिएगा, माइनस से माइनस प्लस हो जाएगा, ठीक है। तो ये हो जाएगा sin इनवर्स कॉमन अगर आप लेते हैं तो क्या आएगा a प्लस b आ जाएगा, और इज इक्वल टू आएगा साइन, और माइनस की जगह पे इधर का आएगा प्लस पाई b बाई 2 आ जाएगा, ठीक है। मीन्स अगर देखें तो साइन ऑफ x की जो वैल्यू आएगी वो आएगी c पाई b बाई 2 अपॉन a प्लस b, ठीक है। दिस इज द वैल्यू ऑफ साइन इनवर्स x। सिमिलरली अगर हम बात करें cos इनवर्स x की, तो cos इनवर्स x यहाँ से कैसे निकलेगा, साइन इनवर्स x की क्या होगी पाई बाई 2 माइनस का cos इनवर्स x। तो हम लोग अगर देखें इसे लिख सकते हैं पाई बाई 2 माइनस का cos इनवर्स x लिख सकते हैं, और ये वैल्यू आएगी c प्लस पाई b बाई 2 डिवाइड बाई a प्लस b, और cos इनवर्स x की वैल्यू होगी पाई बाई 2 माइनस c प्लस पाई b बाई 2 अपॉन a प्लस b। चलिए तो cos इनवर्स x की वैल्यू भी निकाल देते हैं लोग यहाँ से। cos इनवर्स x इज इक्वल टू क्या आ गया, एलसीएम दे सकते हैं, तो एलसीएम में आया 2a प्लस b, क्या क्या बेटा 2a प्लस b आ गया। अच्छा इसको यहाँ भेज दें, इसको हमने अगर यहाँ भेजा तो पाई a प्लस पाई b आ जाएगा, माइनस माइनस 2c हो जाएगा, माइनस आ गया 2c, और यहाँ पे भेजा तो प्लस माइनस का पाई b आ जाएगा, पाई b कैंसिल हो जाएगा, तो ये हो गया पाई a माइनस का 2c डिवाइड बाई 2 टाइम्स a प्लस b। ओके, यहाँ तक की बात समझ में आ गई। अब अपना टारगेट क्या है, टारगेट ये है कि भैया a sin इनवर्स x प्लस का b cos इनवर्स x निकालिए, तो a sin इनवर्स x प्लस b cos इनवर्स x निकाल लो। तो a की वैल्यू a और sin इनवर्स x की जो वैल्यू है दिस वन, ठीक है। c प्लस पाई b बाई 2 है डिवाइड बाई a प्लस b है, प्लस b और cos इनवर्स x की वैल्यू है पाई a माइनस 2c अपॉन 2a प्लस b है। ओके ओके, नेक्स्ट देखते हैं, अगर हम इसका एलसीएम लेते हैं आएगा 2 टाइम्स a प्लस b आ जाएगा। ओके, 2 टाइम्स a प्लस b आ गया। अच्छा देखते हैं कि ये जो एक्चुअल में हम लोग करके आ रहे हैं, इसकी जो वैल्यू है ना, इसकी वजह हम इस फॉर्म में निकालने की कोशिश करते हैं। इस फॉर्म में अगर आ जाएगा तो अपना काम बन जाएगा, ठीक है। a प्लस b एलसीएम ले लिया 2 टाइम्स, अब यहाँ पे 2 था नहीं, 2 यहाँ मल्टीप्लाई कीजिए, देखिएगा 2ac आ गया, और 2 मल्टीप्लाई किया तो प्लस 2 कट जाएगा, पाई a भी हो जाएगा, प्लस 2 हो चुका बेटा, तो ये हो गया पाई a भी हो गया, माइनस का 2bc हो गया, ठीक है। ये बात समझ में आ रही है। अब देखिएगा यहाँ पे पाई ए बी मतलब हो गया 2 पाई ए बी हो गया, 2 पाई ए बी हो गया। यहाँ देखते हैं c कॉमन हो सकता है, क्योंकि देखिएगा सेम फॉर्मेट में बनने की कोशिश हो रही है। प्लस का 2 कॉमन ले लिया, c कॉमन लिया, तो ये आ गया c माइनस का b, c माइनस b चाहिए था, a माइनस b, सॉरी c कॉमन हुआ है बेटा, तो a माइनस b आएगा, सॉरी a माइनस b आएगा, डिवाइड बाई 2 टाइम्स a प्लस b हो गया। 2 कैंसिल आउट हो सकता है, मतलब वैल्यू आ गई पाई ए बी प्लस का c a माइनस b डिवाइड बाई a प्लस b होगा। ये वैल्यू किसकी है, दिस वन, और ये जो वैल्यू है ये वैल्यू किस फॉर्म में है, दिस फॉर्म। अब आप एक से कंपेयर करें तो आपको सामने दिख रहा है कि m की वैल्यू भैया 1 है, m क्या दिख रहा है, m पाई ए बी है, m पाई ए बी, तो पाई ए बी का कोएफिशिएंट क्या है, 1 है, तो m की वैल्यू क्या आ गई, 1 आ गई। अगर m 1 आ गया तो हमारा आंसर क्या आना चाहिए, 1 प्लस 1 प्लस 2, आंसर क्या आएगा, 4 आएगा, ठीक है। तो इसका आंसर हमारे पास क्या आ जाएगा, 4 आ जाएगा। बात समझ में आ रही है, चीजें समझ में आ रही हैं। तो जो सिस्टमेटिक दिया हुआ है, क्वेश्चन जो दिया गया है, उसी के अकॉर्डिंग हम लोगों ने क्या किया कि इसकी वैल्यू को इस फॉर्म में लाने की कोशिश की और देन कैलकुलेशन किया है, ठीक। तो इस क्वेश्चन में कैलकुलेशन था, तो आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है, बहुत इजी पार्ट था। ओके, नेक्स्ट देखें।
बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की, और ये क्वेश्चन जो दिया गया था, इंटीग्रल वैल्यू ऑफ के फॉर विच द इक्वेशन sin इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स x इज इक्वल टू k प्लस 1 दिया गया है, और हमें इसे कैलकुलेट करना है और k की वैल्यू फाइंड आउट करनी है जो कि इंटीजर होनी चाहिए। k क्या होना चाहिए? इंटीजर होना चाहिए। तो हमें इस चीज़ों को, इस टाइप के क्वेश्चन को समझना पड़ेगा कि भाई जो हमारे पास जो इक्वेशन दी गई वो एक्चुअली में इनवर्स फॉर्म में है, और यहाँ पे x की वैल्यू दी गई है, जबकि वैल्यू हमें किसकी निकालनी है? वैल्यू k की निकालनी है। तो हम लोग को ये चीज़ समझनी पड़ेगी कि भाई जो लेफ्ट हैंड साइड है वो x पे डिपेंड कर रहा है, जबकि राइट हैंड साइड की वैल्यू किस पे डिपेंड करेगी? k पे डिपेंड करेगी। तो हम लोग एक काम कर सकते हैं कि x की वैल्यू और y की, सॉरी इसकी वैल्यू हम चेक कर लेते हैं कि ये वैल्यू कहाँ पर लाई करता है, जिसके अकॉर्डिंग 2k प्लस 1 भी वहीं पे लाई करना चाहिए, क्योंकि इक्वल टू दिया हुआ है। तो हम लोग क्या करने जा रहे हैं बेटा कि यहाँ पर जो साइन इनवर्स ऑफ x दिया गया है एंड tan इनवर्स ऑफ x दिया गया है, यहाँ पे अगर हम बात करें तो x की जो वैल्यू होती है वो x बिलोंग करता है -1 से +1, जबकि यहाँ पर x बिलोंग करता है रियल नंबर। क्या बिलोंग करता है? रियल नंबर। इसका मतलब है कि इस पूरे सिस्टम की जो डोमेन है वो डोमेन होगी x बिलोंग्स टू -1 टू +1। डोमेन क्या होगी? -1 टू +1। इसका मतलब ये है कि जो फंक्शन है, ये फंक्शन ये वैल्यू -1 से +1 के बीच में ही लाई करेगा, एग्जिस्ट करेगा, यही करेगा। तो अगर हम बात करें कि भाई साइन इनवर्स ऑफ -1 प्लस tan इनवर्स ऑफ -1 की वैल्यू क्या हो रही है, तो -1 कब हो रहा होगा? साइन इनवर्स की वैल्यू -1 कब होगी? जबकि -π/2 होगी, ठीक है। और जबकि -1 की वैल्यू क्या होगी? -π/4 हो जाएगी। हो गई इसी बात। अगर हम इसको देखें तो वैल्यू कितनी होनी चाहिए? -3π/4 होनी चाहिए, ठीक है। मतलब इस फंक्शन की जो लोएस्ट वैल्यू होनी चाहिए थी वो -3π/4 होनी चाहिए, क्योंकि -1 इसका लेफ्ट लिमिट है। अब राइट लिमिट की अगर बात करें तो साइन इनवर्स ऑफ 1 प्लस का tan इनवर्स ऑफ 1 अगर देखा जाए तो ये वैल्यू होगी π/2 और ये वैल्यू होगी π/4 और ये वैल्यू हो जाएगी 3π/4। मतलब जो फंक्शन है वो साइन इनवर्स ऑफ x प्लस का tan इनवर्स ऑफ x की जो वैल्यू है वो -3π/4 से लेकर के +3π/4 के बीच में। यही तो कहा है भाई, इसकी जो वैल्यू है वो लोएस्ट क्या है? -3π/4 है, इसकी वैल्यू मैक्सिमम 3π/4 है। तो एक्चुअल में हो क्या रहा है कि जो भाई 2k + 1 की वैल्यू है वो -3π/4 है और +3π/4 है। अब आप इसे चेक कर लीजिए। अब इसे ट्रांसफर अगर हम करते हैं तो -3π/4 -1 2k और 3π/4 -1 हो गया, ठीक है। अब हमें ये समझना पड़ेगा कि भैया π/4 की वैल्यू लगभग में क्या है, क्योंकि हमें इंटीजर वैल्यू निकालनी होगी। तो इंटीजर वैल्यू अगर देखते हैं तो k अगर ट्रांसफर भी कर दिया जाए तो यहाँ पे आ जाएगा -3π-4 डिवाइड बाई, या सिंपल सा बात है, पहले ही पाई को कैलकुलेट कर लीजिए। π/4 कितना होगा? π/4 मतलब 3.14 डिवाइड बाई 4 किया जाए तो 1.57 होता है बेटा π/2 का, 1.57। तो अप्रॉक्सीमेट हम क्या लिख सकते हैं? 0.78, ठीक है। तो इसके डिवाइड बाई 4 कर दिया तो आप समझ रहे होगा 0.78 के करीब आता है। तो π/4 की वैल्यू 0.78 है, इंटू 3 कर दीजिए तो 2.34 हो गया। ये माइनस का होगा, माइनस का 3.34 आ गया और ये वैल्यू आ गई 2k। और यहाँ पे अगर बात की जाए तो ये वैल्यू होगी 2.34 -1 मतलब 1.34। ये वैल्यू ऐसी कुछ है, k से डिवाइड कर दिया 2 से तो ये वैल्यू आएगी माइनस का 1.15 के समथिंग में आएगी, ठीक है ना, 17 के समथिंग में। और यहाँ k आएगा और यहाँ पे वैल्यू आएगी डिवाइड किया जाए पॉइंट कितना होना चाहिए? 65। ये जस्ट अप्रॉक्सीमेट ले रहा हूँ। तो k की वैल्यू आ रही है इसके बीच में, तो इंटीजर वैल्यू क्या आएगी इसकी? तो k की इंटीजर वैल्यू इसके बीच में क्या आनी चाहिए? मुझे लगता है -1 आ जाएगी और दूसरी हो जाएगी 0। तो k की इंटीजर वैल्यू क्या आएगी? -1 और 0 आ गई, ठीक है। तो ऐसे क्वेश्चन जब भी दिखते हैं आपको तो हमेशा
कोशिश कीजिए कि यहाँ पे इसकी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू चेक कर लीजिए, क्योंकि यहाँ पे x की वैल्यू रिमूव हो जाएगी, भाई ये फंक्शन रिमूव हो जाएगा, और टोटल डिपेंडेंसी 2k+1 की वैल्यू इसके मिनिमम और मैक्सिमम पे डिपेंड कर जाएगी। ठीक है, चलिए तो आप इसे कंप्लीट कर लीजिए। नेक्स्ट क्वेश्चन होगा जो कि डिपेंड कर रहा है रेंज ऑफ फंक्शन के ऊपर, तो हमें ये समझना पड़ेगा कि इस क्वेश्चन को कैसे कैलकुलेट करना है। इफ फंक्शन दिया गया sin इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स x प्लस x² प्लस 4x प्लस 5 सच दैट रेंज ऑफ फंक्शन इज इक्वल टू a भी दिया गया है, देन द वैल्यू ऑफ a प्लस b प्लस 5 इज इक्वल टू क्या होगा। तो अब आपको ये समझना है कि क्वेश्चन को मिक्सअप जो क्वेश्चन दिए गए हैं, जैसे कि इनवर्स दिया गया है आपको, यहाँ पे अलजेब्रा दिया गया है, ठीक है ना, मतलब आपके पास जो फंक्शन दिया गया है वह है sin इनवर्स x प्लस का tan इनवर्स x प्लस x² प्लस 4x प्लस का 5। अब हमें इसकी रेंज फाइंड आउट करनी है। क्या फाइंड आउट करना? रेंज। तो रेंज फाइंड आउट करने का मतलब ये होता है कि पहले आपको कुछ एक आइडिया हो कि डोमेन कैसे निकालें, ठीक है ना, क्योंकि कंप्लीट वैल्यू जो है वो रियल नंबर पे तो एग्जिस्ट करेगी नहीं, क्योंकि कंडीशंस होंगी। तो यहाँ पर अगर आप देखते हैं कि x की जो वैल्यू होगी वो बिलोंग करेगी -1 से +1। यहाँ पर x की वैल्यू क्या होगी? रियल नंबर के लिए होगी। और ये जो क्वाड्रेटिक इक्वेशन है यहाँ पर भी x क्या होगा? रियल के लिए होगा ना। तो कंक्लूजन क्या निकला? इस पूरे सिस्टम का जो डोमेन है, वो -1 से +1 है, फिक्स है, क्योंकि -1 से +1 के बियॉन्ड आप जा ही नहीं सकते। -1 से +1 के बाहर आपको जाना ही नहीं है। तो अब हमें बात करनी है कि -1 से +1 के बीच में इस पूरे फंक्शन की वैल्यू आएगी क्या। ठीक है, बहुत सिंपल क्वेश्चन हो जाते हैं। अगर आपको डोमेन का आइडिया हो गया कि अगर इस फंक्शन में जो इनवर्स फंक्शन दिया गया है उसका अगर हमें डोमेन मालूम हो जाए तो हम लोग इसको सॉल्व कर लेते हैं। अदरवाइज इसका एक बहुत अच्छा तरीका होता है डिफरेंशिएशन से कर लेते हैं। इससे करते हैं डिफरेंशिएशन से करते हैं। लेकिन फिलहाल अब भी हम लोग क्या कर रहे हैं? डोमेन ऑफ फंक्शन एक स्टैंडर्ड रिजल्ट से कर रहे हैं, ठीक है। और अगर आपको डिफरेंशिएशन सॉल्व करना है तो हमने क्या किया है, एक रेंज का वीडियो बना रखा है, आपको फंक्शन के चैप्टर में मिल जाएगा, जहां पे हमने डोमेन इसके फंक्शन इस टाइप के जो क्वेश्चंस हैं उसको हमने डिफरेंशिएशन से सॉल्व करके दिखाया है, ठीक है। तो आप उसे वहां पे भी चेक कर सकते हैं। तो चलिए, तो x की वैल्यू कहाँ पर है? -1 से +1 के बीच में दी गई है। अब डोमेन मालूम हो गया आपको। अब देखते हैं f-1 की वैल्यू क्या है, इसकी लोएस्ट वैल्यू क्या है? -1। तो sin इनवर्स -1 की वैल्यू होगी -π/2, ठीक है। यहाँ पे अगर बात करें तो यहाँ वैल्यू जो -1 की होगी -π/4 होनी चाहिए, ठीक है, होनी चाहिए। और अगर यहाँ देखें तो यहाँ वैल्यू देखिए क्या आएगी, 1 आएगी, -4 और +5, 1 -4 +5। इसका मतलब ये हो गया कि वैल्यू आएगी -3π/4 और यहाँ आएगी वैल्यू +2। चेक कर लीजिएगा, f-1 पे देखा तो -π/2 आ गई, -π/4, यहाँ 1 आ गया, यहाँ पे -4 और यहाँ 5 आ गया, ठीक। अब बात करते हैं f-1 की बात, ठीक है। 1 पे चेक करते हैं। 1 देखा तो वैल्यू आ गई π/2 प्लस इसकी वैल्यू हो जाएगी π/4 और यहाँ 1, यहाँ 4 और यहाँ 5, ठीक है। तो वैल्यू आ गई 3π/4 और प्लस का आ गया 10, प्लस की वैल्यू क्या आ गई? 10 आ गई, ठीक है। तो f1 आ गया, f-1 आ गया। तो अगर हम रेंज के बारे में बात करें, रेंज ऑफ फंक्शन क्या है? -1 से लेकर के दिस, यही तो रेंज है, यही इसकी रेंज है। -3π/4 +2 से लेकर के 3π/4 +10, क्योंकि ये लोएस्ट होगी और ये इसकी हाईएस्ट वैल्यू होगी। रेंज आ गया। ये वैल्यू क्या है? a है, ये वैल्यू क्या है? b है। अब a भी मालूम हो गया। अगर a भी मालूम है तो हमें रिजल्ट क्या चाहिए? a + b + 5। तो निकालिए बेटा, a + b + 5। अगर आप इन दोनों को ऐड करते हैं तो वैल्यू आएगी 12 + 5 मतलब कितना आएगा? 70। तो ये इसका आंसर हो जाएगा, ठीक है। तो जब भी इस टाइप के अलजेब्रा, इनवर्स, मिक्सअप है तो क्या करना है आपको? डोमेन चेक करनी। पहले आप डोमेन चेक कर लीजिए और उसके बाद आप क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। ओके, कंप्लीट।
हेलो बेटा, बात करने जा रहे हम नेक्स्ट क्वेश्चन की। और ये जो क्वेश्चन दिया हुआ है ये बेस्ड है ग्रेटेस्ट इंटीजर फंक्शन पर। तो यहाँ क्वेश्चन है इफ fx इज इक्वल टू दिया गया cosec इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट 1 प्लस sin स्क्वायर x वेयर ब्रैकेट इज gif फंक्शन देन fx इज इक्वल टू पूछा गया है fx क्या हो सकता है। तो देखिए यहाँ पे fx जो दिया गया है वो है cosec इनवर्स ऑफ इन ब्रैकेट 1 प्लस sin स्क्वायर x। मतलब जो भी cosec इनवर्स की वैल्यू है वो इस ब्रैकेट पे डिपेंड कर रही है। और ये ब्रैकेट अगर देखा जाए तो 1 प्लस sin स्क्वायर x है, इसके ब्रैकेट की बात की जाए, ठीक है ना। तो अगर इसके ब्रैकेट देखा जाए तो 1 प्लस sin स्क्वायर x, आपको ये पता है कि 1 प्लस sin स्क्वायर x जो होगा वो 1 से लेकर 2 के बीच में होगा। ध्यान से देखिएगा, 1 प्लस sin स्क्वायर x जो होगा वो कहाँ होगा, वो 1 से लेकर के 2 के बीच में होगा ना, क्योंकि इसके 0 से 1 के बीच में होगी। तो 1 प्लस 1 2 होगा या तो 0 होगा, तो इस केस में 1 होगा, 1 से 2 के बीच में। तो जैसे ही आपने ये ब्रैकेट लगाया कि भाई 1 प्लस sin स्क्वायर x क्या होगा, तो जैसे आपने ब्रैकेट लगाया तो इसकी वैल्यू क्या हो सकती है, 1 से 2 के बीच में या 1 और 2, तो इसकी वैल्यू 1 और 2 ही हो सकती है, क्योंकि ब्रैकेट का मतलब क्या है, इंटीग्रल वैल्यू। तो जैसे आपने इंटीग्रल वैल्यू की बात की तो 1 या तो 2, 1 या 2। इसका मतलब ये है कि जो fx है आपका या तो होगा cosec इनवर्स 1 होगा और cosec इनवर्स 2 हो, ठीक है। तो अगर 1 है तो इस केस को हम बोल सकते हैं पाई बाय 2 है। अगर cosec इनवर्स 2 है तो इस केस को हम बोल सकते हैं पाई बाय 6 है, बोल सकते हैं। तो चेक कर लेते हैं आंसर क्या हो सकता है, पाई बाय 2। अब पाई बाय 6 तो नहीं दिया है, लेकिन हमें ये वैल्यू दी गई है, तो cosec इनवर्स 2 हो सकता है। ओके, सिंपल क्वेश्चन। चलिए नेक्स्ट करेंगे क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं बेटा, और ये क्वेश्चन दिया गया सम ऑफ सीरीज, और यहाँ पे जो सीरीज है दैट इज cot इनवर्स 3 प्लस cot इनवर्स 7 प्लस cot इनवर्स 13 प्लस अप टू इंफिनिटी। इस टाइप के क्वेश्चंस के बारे में हमने बात किया हुआ है पिछले वीडियोस में, कि जो सीरीज के क्वेश्चंस होते हैं उन्हें हम कोशिश ये करते हैं कि उसे 10 इनवर्स के फॉर्म में कन्वर्ट कर देते हैं। तो जैसे ही आपने क्वेश्चन को सॉल्व करने की स्ट्रेटजी फॉलो करनी है, तो हमें क्या करना है, इसको सॉल्व करना है 10 इनवर्स 1/3 प्लस 10 इनवर्स 1/7 प्लस 10 इनवर्स 1/13 प्लस अप टू इंफिनिटी, ठीक है। इस टाइप के फॉर्मेट में आपने कन्वर्ट कर दिया। अब जब भी क्वेश्चन सॉल्व करते हैं 10 इनवर्स के केस में, तो एक चीज हमेशा ध्यान रखना है कि 10 इनवर्स का जो फॉर्मूला हमें यूज करना है दैट इज 1 प्लस xy, और यहाँ पे x माइनस y यूज करना है, क्योंकि हमेशा जो फॉर्मूला बनना चाहिए वो डिफरेंस का ही फॉर्मूला बनेगा, तभी सीरीज को आप बैलेंस कर पाते हैं, अदरवाइज बैलेंस नहीं होता है, ठीक है। क्योंकि जैसे डिफरेंस का आपने फॉर्मूला कर दिया तो काफी वैल्यूज क्या होती है, कैंसिल आउट हो जाती हैं। तो हमें यहाँ पे क्या करना है, हमें डिफरेंस का फॉर्मूला बनाना है। इसका मतलब है कि जो डिनोमिनेटर है उसमें +1 चाहिए आपको, ठीक है। तो इसका मतलब है कि अगली स्टेप में हम क्या कर सकते हैं, हम इसे लिख सकते हैं 10 इनवर्स 1/1 + 2 लिख सकते हैं, 10 इनवर्स 1/1 + 6 लिख सकते हैं, 1/1 + 12 लिख सकते हैं, अप टू इनफाइनाइट। अब इस सीरीज को हमें अरेंज करना है, तो अब तो हमें कुछ आइडिया समझ में आने लगा है। 10 इनवर्स आ गया, ये 1 प्लस इसे लिख सकते हैं 1 × 2 और ऊपर लिख सकते हैं 2 - 1, ठीक है। इसे लिख सकते हैं 10 इनवर्स, इसे लिख सकते हैं 1 + 2 × 3 और इसे लिख सकते हैं 3 - 2 लिख सकते हैं, प्लस 10 इनवर्स, इसको लिख सकते हैं 1 + 3 × 4 और इसे लिख सकते हैं 4 - 3 अप टू इंफिनिटी। ओके, तो अगर हम इसका एक जनरल टर्म निकालें, nth टर्म का टर्म निकालें या इनफाइनाइट तक के बारे में बात कर ही देते हैं, तो लास्ट वाला जो टर्म होगा दैट इज 10 इनवर्स, अगर देखा जाए तो ये 2 है और माइनस का 10 इनवर्स 1 है, प्लस 10 इनवर्स 3 माइनस 10 इनवर्स 2 प्लस 10 इनवर्स 4 माइनस 10 इनवर्स 3। अब तो हम कहाँ जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं, ठीक है। तो आपको एक चीज तो दिख रही है कि जो फर्स्ट टर्म है और ये जो टर्म है कैंसिल आउट हो रहा है, ये भी कैंसिल आउट हो रहा है। तो हमेशा एक चीज याद रखिएगा, जहां पे 1 का केस है, यहाँ पे 1 है, ये 1 सेकेंड टाइम नहीं आता,
और लास्ट वाला जो टर्म बचेगा, लास्ट वाला टर्म क्या होगा, tan इनवर्स इनफाइनाइट होगा। अब इस बात हम कहाँ तक जा रहे हैं, इनफाइनाइट तक जा रहे हैं। माइनस का ये tan इनवर्स 1 है, ठीक है। अब tan इनवर्स इनफाइनाइट, ठीक है, tan इनवर्स अगर इनफाइनाइट तो वैल्यू क्या हो रही है, पाई बाय 2 माइनस पाई बाय 4, ये वैल्यू होगी पाई बाय 4 की, तो वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 4। और केस कहाँ तक का था, इनफाइनाइट तक था, तो वैल्यू क्या आ गई, पाई बाय 4। और ये तो आंसर दिए हुए हैं, ये तो आंसर आपको n टर्म्स के बारे में बात करनी होगी, तो n टर्म्स के बारे में बात करनी होगी, तब के लिए आप इन वैल्यूज को फाइंड आउट कर सकते हैं। तो देखिए उसको कैसे फाइंड आउट करना है भाई, अगर हम nth टर्म के बारे में बात करते हैं तो nth टर्म क्या हो रहा होगा इसका, tan इनवर्स, चीजें देखिए 1 2 3 और यहाँ पे 1 प्लस 1 है, तो वैल्यू आ रही है n प्लस 1 माइनस tan इनवर्स n आ रही है। ये आपको पता है कि कैंसिल आउट हो रहा है, बचेगा क्या, लास्ट वाला टर्म, दैट इज tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस फर्स्ट टर्म क्या दिया था, tan इनवर्स 1। अगर आप इसे कैलकुलेट कर रहे हैं तो आ रहा tan इनवर्स n प्लस 1 माइनस 1 अपॉन 1 प्लस n प्लस 1 इंटू 1, तो वैल्यू आ गई tan इनवर्स n अपॉन, यहाँ पर वैल्यू क्या आ गई, n प्लस 2 आ गई, ठीक है। तो इस टाइप से इसकी वैल्यू n टाइम्स पे, n टर्म्स पे कैलकुलेट हो रही है, और दैट इज tan इनवर्स n अपॉन n प्लस 2 आएगी। जब आप n टर्म्स के बारे में बात करेंगे, तब इनफाइनाइट टर्म्स के बारे में बात करेंगे तो आपके पास केस क्या आएगा, पाई बाय 4 का आएगा, ठीक है। तो इस चीज़ को आपको अच्छे से सॉल्व कर देना है, इनफाइनाइट सीरीज है, इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चंस आपको मिलते हैं, ओके।